नमस्ते बच्चों आज की इस वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज जिससे ज्यादातर बच्चों को लगता है डर, और इस डर का आज हम करने वाले हैं सफाया, क्योंकि डर के आगे जीत है और डर के आगे जीत तभी होगी जब हम डर का सामना करेंगे। तो आज हम मिल करके इस डर का सामना करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो तीन भुजा से घिरी होती है, तीन भुजाओं से घिरी होती है ना। और इसमें तीन कोण भी होते हैं, एक, दो और तीन कोण। और इन तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? पता है ना कितना होता है? 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। अब इन त्रिभुज के प्रकार भी होते हैं, यानी इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी ये बराबर इसके होगा और ये सभी आपस में बराबर होती हैं, और इसका प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। तीनों कोण आपस में बराबर होता है और तीनों कोण का मान कितना होता है? 60 अंश। यानी समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है, ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर होंगी। मान लेते हैं ये वाली भुजा इसके बराबर होती हैं, और जो भुजा बराबर हैं इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये भी आपस में बराबर होंगे। ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद हमारा तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज यानी एक ऐसा त्रिभुज, विषम मतलब बराबर नहीं, सम मतलब बराबर और विषम मतलब बराबर नहीं, और बाहु मतलब भुजा, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण होते हैं। सर अभी न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है जो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, यानी वे सभी कोण जो 0 से बड़े हों और 90 से छोटे हों न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है। और एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा होता है हमारा समकोण त्रिभुज। इससे तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 अंश। समकोण मतलब 90 अंश, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में एक चीज और होती है, जो 90 अंश होता है इसके सामने वाली जो भुजा होती है इसे हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए यहाँ पर जो लंब और आधार का मामला है ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हैं। अगर मान लीजिए ये वाला कोण से आप देखते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा और जिस पर ये कोण बना है वो आधार होगा। लेकिन अगर आप यहां से देखते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा। और तीसरा होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है? अधिक कोण यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो। जैसे मान लेते हैं ये वाला कोण, जैसे ये वाला त्रिभुज आप देखिए, इसका एक कोण देखिए अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब क्या होता है सर जी? अधिक कोण का मतलब होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ये हो गया हमारा त्रिभुज के प्रकार। अब आपको मन में सवाल आता होगा कि सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं, हम तो क्लास 10th में हैं और हमें समरूपता के बारे में बताना चाहिए। तो बच्चों इसको इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको ट्रायंगल एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सभी अगर मान लीजिए आपके सवाल में आता है, बता देता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं ताकि आपको एक भी चीज डाउट ना रहे। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे समरूपता और सर्वांग समता में अंतर। यानी सबसे पहले आप लोग को याद होगा कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे सर्वांग समता के बारे में। वहां पे त्रिभुज की हम सर्वांग समता दिखाते थे। तो सबसे पहले हम सर्वांग समता और समरूपता में अंतर समझेंगे। ठीक है। तो देखिए सर्वांग समता क्या होता है? सर्वांग समता का मतलब होता है, पहले हम समझाते हैं।
सर्वांग समता का मतलब होता है सर्व मतलब सभी, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब क्या होता है भुजा या भुजा तथा कोण दोनों, जो उसके त्रिभुज के भुजा और कोण है, ठीक है। और समता मतलब होता है बराबर, समता मतलब क्या होता है बराबर, ठीक है। यानी सर्वांग समता का मतलब क्या हो गया, सभी अंग बराबर, यानी सभी भुजा और कोण बराबर। यानी अगर दो त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम कहते हैं, मान लेते हैं ये दोनों त्रिभुज हैं, इनको अगर हम सर्वांगसम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी और संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये होता है हमारा सर्वांगसम, ठीक है। ये होता है हमारा सर्वांग समता, जिसको हम क्लास 9 में पढ़े थे। अब हम आज इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है, हमें समरूपता पढ़ना है, ठीक है। अब समरूपता क्या होता है सर जी, समरूपता का मतलब समझाता हूं। देखिए सम मतलब होता है समान, क्या होता है, और रूप मतलब रूप यानी आकृति, ठीक है। जैसे अगर दो चीज एक ही आकृति के हैं तो क्या होंगे, समरूप होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो समरूप हो जाए। इसके लिए शर्त क्या होती है, जैसे समरूपता का अगर मतलब समझना है तो समरूपता का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी कैसी है, गोल है, लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी का हम क्या बनाते हैं, ग्लोब बनाते हैं। आप ग्लोब देखे होंगे ना, छोटा सा ग्लोब जो जैसे ऑफिस वगैरह में रखा रहता है। तो ये जो ग्लोब है ये हमारी पृथ्वी के क्या है, समरूप है, लेकिन बराबर नहीं है। समरूप तो है ना, जैसे पृथ्वी है वैसे एकदम हूबहू ये भी दिखती है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, इसके समरूप है। तो समरूपता का मतलब समझ में आया। अब हम देखते हैं समरूपता और सर्वांग समता में अंतर क्या होता है। जैसे जो सर्वांग समता होता है इसको कैसे दिखाया जाता है और समरूपता हम कैसे दिखाते हैं। मान लेते हैं सर्वांग समता के लिए क्या होता है, देखो अगर दो त्रिभुज को हमें सर्वांगसम दिखाना है तो यानी उसके संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होनी चाहिए। संगत भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर संगत भुजा बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि वो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। और संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, क्या बराबर होने चाहिए, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। यानी सर्वांग समता में क्या होता है, दोनों त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं और सभी भुजा बराबर होती है। संगत भुजा का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। अब संगत भुजा का मतलब है, जैसे ये वाली त्रिभुज, ये वाली लाइन देख रहे हो, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा कैसे है, ऐसे है, और ऐसे ही कोई भुजा इतने है वही इसी के बराबर, जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। और नीचे पड़ी हुई भुजा, ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। यानी ये दोनों क्या है, संगत भुजाएं हैं, ठीक है। यानी सर्वांग समता में क्या होता है, संगत भुजा बराबर होती है और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन समरूपता में क्या होता है, समरूपता में संगत भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। अनुपात मतलब जानते हो, रेशियो। जैसे दो भुजाएं मान लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। इसकी भुजा ए बी सी पी क्यू आर। अब अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाली भुजा हम ले लें इसको और इसको बटे में लिखते हैं, अनुपात का मतलब बटे में लिखना, ठीक है। ए बी ये बराबर हो जाए किसके, क्यू आर बटे डी सी। यानी तीनों भुजा का जो अनुपात है संगत भुजाओं का, जैसे इसका अनुपात इसके साथ ले लें, इसका अनुपात इसके साथ ले लें और इसका अनुपात इसके साथ ले लें, ये तीनों अगर आपस में बराबर हो जाती हैं तो हमारा त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया समरूपता का पहला कसौटी। और दूसरा क्या होता है, इसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और, जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वो समरूप हो सकते हैं, लेकिन जो समरूप त्रिभुज होते हैं वो सर्वांगसम नहीं हो सकते। यहाँ पर एक निष्कर्ष निकलता है, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते, सर्वांगसम नहीं हो सकते। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, देखो मैंने उदाहरण दिया था पृथ्वी और ग्लोब का ना, देखो पृथ्वी और ग्लोब समरूप हैं, एक जैसे दिखते हैं, है ना, लेकिन दोनों का साइज जो है वो काफी अंतर है ना। अगर समरूप का सर्वांगसम कब होता है, जब दोनों का साइज बराबर रहता है, लेकिन जब दोनों का साइज ही बराबर नहीं रहेगा तो समरूप तो हो सकते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्वांग समता और समरूपता में अंतर। तो चलिए बढ़ते हैं आप पहली एक्सरसाइज की तरफ।
बच्चों मैं जो एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ ये डॉक्टर मनोहर रे की किताब से करा रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों पहला एक्सरसाइज जो है बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता दूं। ये 3 क्वेश्चन है इसमें, एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन मनोहर रे में 3 क्वेश्चन है। इसमें जो है दिया गया है कि जो बहुभुज होते हैं, बहुभुज, बहुभुज का मतलब क्या होता है? पॉलीगन, पॉलीगन ये कब समरूप होंगे इसके बारे में पूछा है। ठीक है, देखो पॉलीगन मतलब बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? जिसमें 2 से ज्यादा भुजा हो, जैसे हमारा त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सब में देखो 2 से ज्यादा भुजा है ना, तो ये सब क्या कहलाएंगे? बहुभुज कहलाएंगे, पॉलीगन कहलाएंगे। अब बहुभुज कब समरूप होंगे? इनके लिए भी 2 कंडीशन होगी। पहला कंडीशन होगा कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? बराबर हो। क्या हो? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। पहला शर्त तो ये होगा, और दूसरा शर्त होगा संगत कोण बराबर हो। अगर ये दोनों बातों पर खरा उतरता है तो दो त्रिभुज क्या हो? दो जो बहुभुज होंगे वो क्या होंगे? समरूप होंगे। संगत कोण क्या हो? बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, और क्या बराबर हो? संगत कोण बराबर हो। ठीक है, तो चलिए आप एक्सरसाइज पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यहाँ पे 2 सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों के उदाहरण देने हैं। पहला सवाल दिया गया है 6A का, ये पहला सवाल है। बच्चों आप लोग परेशान मत होना, इसका पूरा नोट आपको मिल जाएगा, पूरा नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जो कि आपका जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं और इस पूरे चैप्टर का नोट आपको वहां पे फ्री में मिल जाएगा। चलिए इसकी चिंता मत कीजिए कि नोट्स कहां से बनाए, आप बस ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल है 6A का पहला सवाल है, पहले का पहला, समरूप आकृतियां, यानी हमें इसके उदाहरण देने हैं। समरूप आकृतियां, अभी हमने पढ़ा कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं? जिनकी आकृतियां बराबर हो, मतलब जिनकी आकृतियां समान हो। जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो, पर आकृतियां समान हो। जैसे अगर मैं 2 त्रिभुज ले लूं, ये दोनों कैसे हैं? देखो दोनों सेम आकृति के हैं कि नहीं? ये दोनों त्रिभुज देखो सेम आकृति हैं, यानी ये समरूप हैं। ठीक है, या फिर आप 2 वृत्त ले लीजिए, ये भी क्या है? समरूप आकृतियां है ना? तो आप इन दोनों में से कोई भी एक उदाहरण लिख सकते हैं। ये पहले का पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि इसमें से जो समरूप आकृतियां नहीं है उनके 2 उदाहरण दो। तो कोई भी 2 अलग अलग बहुभुज ले लो, जैसे एक त्रिभुज ले लो, अब एक त्रिभुज ले लो और एक चतुर्भुज ले लो। क्या ये दोनों शामिल, क्या ये दोनों समरूप होंगे? नहीं होंगे। देखो इसमें 3 भुजा है, ये दोनों आकृतियां ही अलग अलग है, तो समरूप कहाँ है? नहीं है ना। ये पहले का दोनों सवाल हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। 2 चतुर्भुज दिया गया है और कह रहा है कि इसमें दोनों समरूप है या नहीं, ये हमें बताना है। तो चलिए पहले चतुर्भुज बना लेते हैं। पहला चतुर्भुज कुछ ऐसा है, ये ऐसा, इसका नाम क्या है? PQRS। क्या नाम है? PQR और S। ठीक है, और दूसरा चतुर्भुज कुछ ऐसा है, इसका नाम क्या है? ABCD, ABC और D। ठीक है, पहला चतुर्भुज PQRS और दूसरा चतुर्भुज ABCD। ठीक है, अब हमें बताना है कि क्या ये दोनों समरूप है या नहीं है। यहाँ पर भुजाओं की लंबाइयां भी दी गई है, जैसे ये 1.5 सेंटीमीटर दिया गया, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और ये सभी दिए गए हैं 3-3 सेंटीमीटर, 3, 3, 3 और 3। ठीक है, ऐसे दिया गया है। अब हमको बताना है कि क्या ये दोनों समरूप है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें ये 2 बातें प्रूव करनी होगी। पहला चीज संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है। तो संगत भुजा क्या होगी? देखो पीएस के साइड में कौन सी भुजा है? एडी, तो यानी पीएस और एडी का अनुपात लेंगे। अनुपात मतलब बटे में। ठीक है, पीएस और एडी का बटे में ले लेंगे। पीएस क्या है? 1.5 है, और एडी क्या दिया गया है? 3। अब देखो यहाँ पर अगर इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे? देखो 1.5 है, नीचे 3 है ना, कैसे कटेगा? पॉइंट हटाकर नीचे क्या लगा सकते हैं? 0 लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 15/30, और 15 कम 15, 15 दूना 30, कितना आ गया? 1/2। और ध्यान से देखो तो PQ कितना है? 1.5, AB कितना है? 3। देखो वही चीज सब में आ रहा है ना, तो यानी PQ AB, QR और BC, SR और CD, सबका अनुपात देखो सेम आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PS/AD बराबर PQ बटे AD बराबर QR बटे BC बराबर SR बटे CD।
देखो चारों भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी हमारा पहला शर्त पूरा हो गया। अब दूसरी बारी, दूसरा शर्त क्या कहता है कि संगत कोण भी क्या हो, बराबर हो। पर यहाँ पर हमें कोण दिया नहीं गया है, लेकिन आप दो देख करके बता सकते हैं कि क्या इनके कोण बराबर है या नहीं। तो ध्यान से देखिए, तो ये कोण आपको कैसा दिख रहा है, देखिए वो थोड़ा सा तिरछा है और ये सीधा है। अगर कोई चीज एकदम सीधी है तो उसका कोण हम मान लेते हैं कैसा है, वो समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। तो क्या किसी भी तरीके से आपको दिख रहा है कि ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। देखिए ये तिरछा झुका हुआ है बल्कि ये सीधा है, तो ये दोनों कोण कभी बराबर नहीं हो सकते। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि कोण P डज नॉट इज इक्वल टू कोण A, यानी कोण P A के बराबर नहीं है, अतः ये दोनों क्या है, समरूप नहीं होंगे। देखो पहला शर्त तो पूरा था, लेकिन दूसरा वाला पूरा नहीं हो रहा है, तो ये क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, एनसीईआरटी में ही दो क्वेश्चन थे जिसको मैंने सॉल्व करा दिया, और एक क्वेश्चन बच रहा है मनोहर रे में, तो उसको भी हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, उसमें भी ऐसे ही दिखाना है, दो चतुर्भुज दिए गए हैं और दोनों को हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। ठीक है, तो चलिए फिगर बना लेते हैं। पहला चतुर्भुज है, कुछ ऐसा बना हुआ है, ये फिर से बनाते हैं, गलत बन गया ये, हाँ कुछ ऐसा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ABCD, ABC और D। ठीक है, और दूसरा चतुर्भुज है इससे थोड़ा सा बड़ा है, क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ये भी इसका नाम क्या दिया गया है, PQRS। ठीक है, यहाँ पे भुजाओं को दिया गया है, देखिए AB कितना दिया गया है 1.5 और PQ कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, PQ कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, BC दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर और QR दिया गया है 5.0 सेंटीमीटर। कितना है, 5.0। RS है 4.8 सेंटीमीटर और CD कितना है, CD है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा AB कितना है 2.1 और BS कितना है 4.2। ये तो भुजा हो गई, और कोण भी दिया गया है। ये वाला कोण कितना है 85 अंश, ये वाला कोण कितना है 105 अंश, ये वाला कोण कितना है 100 अंश, ये वाला कोण कितना है 70 अंश। ठीक है, ऐसे ही सेम यही कोण यहाँ पर भी दिया गया, ये 105 है, ये कितना है 85 है, ये कितना है 70 है और ये कितना है 100 है। तो ध्यान से देखो, हमें क्या दिखाना है कि क्या ये दोनों समरूप है या नहीं है। तो दो चीजें दिखानी होंगी। पहला चीज, हमें संगत भुजाओं का अनुपात दिखा देना है, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और दूसरा संगत कोण बराबर होंगे। तो ध्यान से देखने पे हमको दिख रहा है कि सभी संगत कोण तो बराबर हैं। जैसे D बराबर किसके है, S के, C बराबर है R के, A बराबर है P के और D बराबर है Q के। ये चीज तो हमें दिख रहा है, बस हमें भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा देना है। अगर वो बराबर हो जाता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम AD संगत भुजा लेंगे, AD और ऐसी जो भुजा है PS, AD और PS का अनुपात लेंगे, अनुपात मतलब बटे में लेंगे। ठीक है, AD कितना है 2.1 है और PS कितना है 4.2 है। अगर ऊपर और नीचे दोनों सेम अंकों पर दशमलव होता है, यानी पीछे से समान अंकों पर दशमलव है, जैसे पीछे से एक अंक दशमलव है, इसमें भी एक अंक दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाता है। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/2, 21 गुना 42। ऐसे ही AB बटे PQ देखो, इसमें क्या है 1.5 बटे 3.0। यहाँ पर भी एक कंडीशन, देखो 15 गुना 30, से भी 1/2 आ जाएगा। देखो दशमलव से दशमलव कट गया, 15 गुना 30। ठीक है, ऐसे ही BC बटे QR देख लो, BC कितना है 2.5 है और QR कितना है 5.0 है। इसको भी देखो ऊपर नीचे दशमलव है ना, ये भी कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2। और ऐसे ही जो हमारा CD है और बटे SR है, ये भी देखो, इसमें भी क्या होगा, CD कितना है 2.4 है और SR कितना है 4.8। ये भी देखो ध्यान से, तो भी कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट गया, 24 गुना 48, 1/2, ये भी कट जाएगा। तो ध्यान से देखो सभी बराबर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD बटे PS बराबर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CD बटे SR। देखिए यहाँ पर ये चारों भुजाओं का अनुपात तो बराबर मिल गया और कोण पहले से बराबर है। यहाँ लिखेंगे चूंकि तथा क्या है, कोण D बराबर किसके है, कोण S के, कितना अंश 85 अंश। कोण A बराबर किसके है, कोण P के, संगत कोण है। ध्यान से देखो, जो कोण जहां पर है उसकी संगत में, जो ऐसी है, जैसे यहाँ पर एक कोण है ऐसे ही कोण यहाँ पर भी है। ठीक है, 105 अंश। कोण D
बराबर किसके है, कोण Q के। कोण Q के बराबर कितना हो जाएगा, 100 अंश। इसके बाद कोण C बराबर किसके है, कोण R के, कितना होगा, 70 अंश। ठीक है, ये हो गया हमारा चारों कोण बराबर है। अब देखो सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और सभी संगत कोण बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि अतः जो चतुर्भुज PQRS है ये चतुर्भुज ABCD के क्या है, समरूप है, सॉरी समरूप है कि नहीं। तो यहां पर हमारा पहला एक्सरसाइज होता है समाप्त। अब हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है लगभग। इसका नाम है थेल्स प्रमेय, जिसको आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं या मूलभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत आनुपातिक प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये बोर्ड परीक्षा में भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं क्या है ये प्रमेय। क्या कहता है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई त्रिभुज है उसकी कोई एक भुजा के समांतर अगर हम कोई एक रेखा खींचते हैं तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उस रेखा को समान अनुपात में बांटते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज का नाम हम रख देते हैं ABC। क्या नाम रख देते हैं, ABC। ये हमारा त्रिभुज है। अब हम मान लेते हैं BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं। BC के समांतर मैं रेखा खींचता हूं DE। क्या खींचता हूं, DE। ठीक है, देखिए किसके समांतर है, BC के समांतर मैंने रेखा खींच दी। अब ये जो DE है वो देखो AD को पहले तो D पर काट रही है ना, और AC को किस पर काट रही है, E पर। तो इसका मतलब ये है कि जो ये दो बिंदु हैं ये इन रेखाखंडों को समान अनुपात में यानी ये जो बिंदु हैं ये इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटेंगी। यानी D जो है ये AB को समान अनुपात में बांटेगा और जो E है ये AC को समान अनुपात में बांटेगा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसका नोट्स आपको पूरा मिलेगा व्हाट्सएप चैनल पे हमारे, इसलिए आप घबराइए मत, आप बस ध्यान से समझिए। इसका पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा फ्री में, इसलिए इसका आप चिंता ना करें। तो ध्यान से बस इसको समझिए, बहुत ही आसान प्रमेय है। एक दो बार अगर आप अभ्यास कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपको हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया क्या कहता है प्रमेय, कि एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा BC के समांतर हमने एक रेखा खींची DE जो AB और AC को D और E पर काटती है और ये D और E क्या करते हैं, इसको समान अनुपात में बांटते हैं। यही हमें प्रूफ करना है। अब देखिए कोई भी अब जो आप सवाल पढ़ने वाले हैं, आगे जो भी सवाल पढ़ेंगे उन सब में हमको ज्यादातर क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, यानी सिद्ध करना पड़ेगा। और सिद्ध करने के लिए एक फॉर्मेट होता है जिसको मैं भी बताने चल रहा हूं। यही तरीका आपको हमेशा लगाना है। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं दिया क्या गया है। ठीक है, यानी क्या क्या चीजें हमको पता है। जैसे हमको इस प्रमेय में क्या क्या पता है, पहला चीज पता है कि त्रिभुज ABC है। ठीक है, त्रिभुज ABC है जिसमें BC के समांतर हमने एक रेखा खींची है DE। बस यही तो हमको पता है। क्या पता है, त्रिभुज ABC में क्या है, DE समांतर किसके है, BC के है। किसके समांतर है, DE समांतर BC के। बस यही चीज हमको दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है ना। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भाई, कि AB को भी समान अनुपात में बांट रहा है, यानी AD बटे DB। अनुपात मतलब इन दोनों का भाग। ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात होगा इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। AD बटे DB बराबर किसके होता है, AE बटे EC के। बस यही हमको दिखाना है। क्या दिखाना है, AD बटे DB और EE बटे EC। अब देखिए हम जब भी कोई चीज प्रूफ करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें हमको दिया गया है उसी से प्रूफ हो जाए, हमको कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसमें जोड़नी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमें इसको प्रूफ करना है इसके लिए हमको कुछ रचना करना पड़ेगा। ठीक है, और रचना हम बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही रचना हम इसमें भी करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम देखो सबसे पहले हम D और E को मिला लेंगे। क्या करेंगे, D और E को मिला लेंगे। ऐसे ही D और C को भी मिला लेंगे। ठीक है, क्या किया, DE को मिलाया, CD को मिलाया। इसके बाद एक और रचना करेंगे। क्या करेंगे, E से एक लंब खींचेंगे AB पर, तो EF लंब किसको हो गया, AB पर। और ऐसे ही D से एक लंब खींचेंगे AC पर, मान लेते इसका नाम DG है। क्या नाम है, DG लंब किस पर हो गया, AC हो गया। ठीक है, ये दो चीज हमने रचना कर दी। इसको भी लिख देंगे। क्या हमने रचना किया है, रचना हमने किया है कि DE व CD को मिलाया। पहला काम तो ये किया,
तथा और क्या किया है, तथा हमने एफ यानी ई एफ लंब ए बी खींचा व डी जी लंब किस पे खींचा, ए सी पर। ठीक है, ये चीज हमने रचना की है। अब हम देखते हैं हल। हल यहाँ पर हल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको कोई प्रमेय सिद्ध करना है तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। लेकिन अगर आपको नॉर्मली कोई सवाल हल करना है तो वहां पर आप हल लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हल लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं तो वहां पर आपको उपपत्ति लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उपपत्ति देखते हैं क्या होता है। तो इसमें कैसे प्रूव करेंगे, देखो हमको क्या चाहिए, हमको एडी और डीबी का अनुपात चाहिए और एई और ईसी का अनुपात चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो कि आप लोग क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए अगर मान लीजिए कोई एक चतुर्भुज है, कोई एक चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए दूसरा बनाते हैं, फिर से बनाते हैं। मान लीजिए एक चतुर्भुज है। ठीक, अब ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ये भी समांतर किसके है, सीडी के है। अब इसको विकर्ण को मिला लो। ठीक है, विकर्ण को मिला लो। अगर दो रेखाएं समांतर हैं और मान लेते हैं ए आधार लेते हैं, सीडी आधार लेते हैं और सीडी आधार से दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखो सीडी आधार से एक त्रिभुज बन रहा है ए सी डी और दूसरा बन रहा है ए बी सी। तो ये दोनों त्रिभुज देखो सीडी आधार पर बन रहे हैं ना, और ए बी और सीडी के समांतर रेखाओं के बीच बन रहे हैं। तो अगर दो समांतर रेखाओं के बीच तथा एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ पर करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, देखो त्रिभुज बीईडी, ध्यान से देखो त्रिभुज बीईडी, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बीईडी और त्रिभुज सीईडी व त्रिभुज सीईडी, दोनों त्रिभुज ले लिए। क्या लिया, बीईडी ले लिया और सीईडी। ध्यान से देखो तो दोनों बीई पर बन रहे हैं ना, यानी आधार इसको माने तो डीई आधार पर दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। दूसरा डीई और बीसी के समान, देखो डीई और बीसी समांतर दिया गया है ना पहले से, है ना, दिया गया है, यानी दोनों एक ही आधार डीई पर बन रहे हैं और डीई और बीसी के समांतर के बीच में है ना। यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज बीईडी व त्रिभुज सीईडी एक ही आधार इस पे एक ही आधार डीई तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। मतलब दोनों देखो, दोनों के जो दोनों त्रिभुज है वो दोनों सेम समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, यानी डी समांतर बीसी के अंदर डी भी स्थित है और डी समांतर बीसी के अंदर डीसी भी स्थित है ना। क्या लिखेंगे, तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है ना, एक ही समांतर, ये समांतर का साइन होता है। ठीक है, ये जो डबल लाइन बनती है समांतर का साइन होता है। एक ही समांतर रेखाओं के बीच क्या है, स्थित है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में बराबर होगा। तो त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज बीईडी बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज सीईडी, समीकरण 1। इसका यूज हम अभी आगे करेंगे। तो चलिए यहां तक समझ में आया, बिल्कुल। अब हम चल रहा हूं इसको मिटाने। देखिए कोई डरने की बात नहीं है, सबका नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आपका नोट्स, इसका पूरा नोट आपको मिल जाएगा। तो इसको मैं मिटा करके अब चल रहा हूं आगे दिखाने, क्योंकि जो थोड़ा जगह कम है इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया, यहां तक समझ में आया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। तो इसको मैं चल रहा हूं मिटाने, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो इसको मिटाते हैं, ये हमने मिटा दिया। चलो देखो इसका यूज अभी करेंगे, इसलिए इसको रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एडी और डीबी का अनुपात चाहिए, है ना। अच्छा बताओ, डीबी तो त्रिभुज बीईडी में मिल जा रहा है ना, डीबी जो है त्रिभुज बीईडी में मिल जा रहा है, लेकिन एडी अगर हमें चाहिए तो हमें त्रिभुज एडीईडी तो लेना पड़ेगा। और हमें क्या चाहिए, इन दोनों का अनुपात चाहिए ना, यानी एडी ऊपर चाहिए और डीबी नीचे चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ले लेंगे, यानी त्रिभुज एडीई का अनुपात बटे त्रिभुज बीईडी का अनुपात। ठीक है, यही सेम काम हम इधर भी करेंगे। त्रिभुज एईडी का अनुपात लेंगे, क्योंकि हमें एई और ईडी का अनुपात चाहिए, एई और ईसी का अनुपात चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका भी त्रिभुज एईडी लेंगे और त्रिभुज सीईडी लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई, यानी ये वाला त्रिभुज
ADE, और इसका अनुपात ले लेंगे किसके साथ, क्षेत्रफल त्रिभुज BED के साथ, BED। अच्छा बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको पता है क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है, और ऊंचाई का दूसरा नाम लंब होता है ना। चलो देखते हैं, तो मान लेते हैं त्रिभुज AD का अगर हमें क्षेत्रफल लिखना है तो क्या होगा, त्रिभुज AD, ध्यान से देखो ADE, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, देखो जब हम BED वाला क्षेत्रफल लेंगे यानी इधर वाला त्रिभुज लेंगे, तब हम आधार AD को मानेंगे, किसको मानेंगे, क्षेत्रफल, अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसका आधार क्या मानेंगे, AD मानेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2, इसका आधार क्या है, AD, और जो लंब होता है वो आधार पर ही तो आकर मिलता है, तो इस पर जो लंब है कौन है, EF है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, EF, यानी 1/2 गुणे AD गुणे EF, ठीक है। AD क्या हो गया हमारा आधार और EF इस पर लंब है, तो ये हो गया हमारा ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बटे में इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सेम ही रहेगा, 1/2 गुणे इसका आधार क्या होगा, देखिए त्रिभुज BED का आधार क्या होगा, BD होगा, देखिए इधर वाले आधार लेंगे क्योंकि लंब इधर ही है ना, तो इधर वाला आधार लेंगे तो त्रिभुज का इसका आधार BD होगा। अब एक चीज बताइए, जैसे मान लेते हैं BD, जैसे त्रिभुज लिखते हैं, ठीक है, अगर इसका लंब यहां पर हम खींचे, ठीक है, या फिर इसका लंब यहां पर खींचे, क्या दोनों की दूरियां बराबर होंगी, दोनों की लंबाई ऊंचाई बराबर होंगी कि नहीं, बिल्कुल बराबर होंगी, यानी जितनी लंबाई का ये होगा उतनी ही लंबाई का तो ये भी होगा, इसलिए जो लंब EF है इसका भी लंब होगा, किसका लंब होगा, BED का, तो इसको फिर क्या लिखेंगे, EF, ठीक है। देखिए कैसा बना है, अगर हम इसको इधर बनाए कैसा बनेगा, देखिए ये ऐसा कुछ बन रहा है, कुछ ऐसा है ना, ये ऐसा बना है, और ये जो लंब है कुछ इसको ऐसा बनाते हैं, थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये लंब कुछ ऐसा आके गिर रहा है, ठीक है, एक्चुअली में सही नहीं बन रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे लंबा आएगा, ठीक है, और ये हमारा लंब हो गया। अब इसको देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EF से EF कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको, AD/BD, यानी यहाँ पर हमको मिला क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर क्या मिला, AD/BD मिला। इसको हम मानेंगे समीकरण 1, क्या मानेंगे, समीकरण 1। ऐसे ही हम अब इस बार इसी प्रकार क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे, इसी प्रकार इस बार हम त्रिभुज लेंगे ADE और त्रिभुज CED, क्योंकि हमें AE और EC का भी तो अनुपात चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज CDE, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें AE चाहिए ना, AE कब मिलेगा, अगर हम इसको आधार मानेंगे, ठीक है, देखो त्रिभुज वही है, एक बार आधार हमने इसको माना इसके लिए और दूसरी बार इसको आधार मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार क्या हो गया, AE, और इसका लंब क्या होगा, इस बार जो आधार है उसी पर लंब आएगा, तो DG इस पर लंब हो गया, ठीक है। वैसे ही नीचे CED में इसका 1/2, इसका आधार क्या होगा, CE, और इसका भी लंब क्या होगा, DG, जैसे मैंने ये वाला समझाया वैसे सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए DG से DG कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, AE/CE मिल गया, क्या मिल गया, AE/CE, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज CDE बराबर AE/CE। लेकिन समीकरण 1 से देखो जो BED का क्षेत्रफल है वो CED के क्षेत्रफल के बराबर है ना, तो इसकी जगह पे मैं क्या इसको रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, त्रिभुज, यहाँ पे पहले ऊपर वाले को सेम लिखेंगे, त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज CDE, ठीक है, इसको बटे में लिख दिया, सॉरी CDE की जगह पे हम क्या लिख देंगे, BDE लिखेंगे, BDE, तो इसके बराबर है AE/CE के। लेकिन समीकरण 2 इसको 2 मानेंगे, क्योंकि पहला माना था ना, इसको 2 मानेंगे, तो समीकरण 2 से देखो तो ADE/BDE का मान कितना है, AD/BD है ना, तो इसकी जगह पे हम इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, यहाँ से हमें मिल गया AD/DB बराबर AE/EC, सॉरी CE, ठीक है, दोनों सही है। तो देखो यही तो हमें प्रूव करना था, यही चीज हमको प्रूव करना था, ये हो गया हमारा सेल्स प्रमेय। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर AD और DB का अनुपात मिला है, वैसे ही अनुपात AB हो सकता था, AD और AB का अनुपात भी हो जाएगा, ठीक है, AD और AB का अनुपात, जब इसको लेंगे एक बार इसको लिया है एक बार पूरा लिया है, तो वैसे एक बार इसका आधा लेंगे और एक बार पूरा लेंगे, यानी AE/EC, AB होता है, ठीक है, जैसे ये होता है वैसे AB होता है, ठीक है। इसका यूज हम आगे वाले सवाल में करेंगे, समझ आया। तो बच्चों यहाँ पर होता है हमारा सेल्स प्रमेय कंप्लीट। सेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कम से कम 5 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और हाँ, इसका नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आप नोट्स पा सकते हैं। इसके अलावा अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3 का कंप्लीट क्वेश्चंस,
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो में जाने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अजय सोनी है और सोनी की पाठशाला के चैनल से माध्यम से हम आपको मैथ का कंप्लीट लेक्चर देंगे, मैथ की तैयारी करवाएंगे और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके साथ तैयारी करने में आपको भी मजा आएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।